भूतिया कसाईयों का बाजार। चारों तरफ जोर शोर से आवाज लगाई जा रही थी। सभी यहां से वहां कसाई से बाजार में मीट खरीदते हुए दिखाई दे रहे थे। तभी आसमान से एक भूत उड़ता हुआ वहां से गुजर रहा होता है। अरे वाह, क्या लाजवाब खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ मांस ही मांस हो। तभी भूत एक पेड़ के ऊपर से छुपकर बाजार की तरफ देख रहा होता है। ओए होए 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 होए, ये लोग क्या कर रहे हैं? लगता है ये लोग कसाई हैं, कसाई। तभी तो जानवरों को बहुत ही बेरहमी से मार रहे हैं। तभी भूत के पेट से अजीब सी आवाज आती है, जिसके बाद भूत अपने आप से कहता है, अरे बाप रे बाप, मेरे पेट में तो मरोड़े उठ रहे हैं। अब इनका क्या करूं? बहुत जोरों से भूख लगी है। कुछ पेट में नहीं गया तो भूचाल आ जाएगा। तभी भूत कसाईयों के बाजार में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो एक कसाई वाले के पास जाकर उससे कहता है, अरे भाई साहब, जरा मुझे ये मीट मिलेगा? ये वाला मीट 240 रुपए किलो और ये वाला 180 रुपए किलो है। तुम्हें कौन सा चाहिए? अरे मीट तो मीट होता है, जाना तो पेट में ही है। तुम मुझे कोई सा भी दे दो। भूत की बात सुनकर कसाई उसे मीट काट कर दे देता है, जिसके बाद भूत मीट ले जाकर एक पेड़ के ऊपर बैठकर आराम से खाने लगता है। तभी वहां भूत का दोस्त प्रकट होता है। अरे अरे, अकेले अकेले खा रहा है, मुझे तो तूने पूछा भी नहीं। देख भाई, मेरे पेट में भूचाल मचा है। अगर मैंने इस मीट को नहीं खाया तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। इसलिए मुझसे दूर रहे और मुझे मेरा मीट खाने दे। बस भाई, यही थी तेरी दोस्ती, यही था तो तेरा प्यार। बीच में आ गई एक मीट की दीवार। अरे अरे, कहाँ फंस गया मैं? अगर मैंने इसको दिया नहीं तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। ऊपर से ये मेरे मीट को देख देख कर लार भी टपका रहा है। अब तो इसको देना ही पड़ेगा। भूत न चाहते हुए भी अपने हिस्से का मीट अपने दोस्त को दे देता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर खाने लगते हैं। तभी भूत का शैतानी मन कुछ शैतानियां करने लगता है। अरे भाई, तुझे पता है, कई दिनों से हमने किसी को परेशान नहीं किया। काफी दिन हो गए हैं। चलना किसी को परेशान करते हैं। ओम्फो, मीट खाते ही तेरा दिमाग धुर्राटे काट रहा है। तभी भूत अपने दोस्त से कहता है, अरे वो देख, कसाईयों का बाजार। हम इस कसाई बाजार से कई लोगों को परेशान कर सकते हैं। तुझे पता है कैसे? अरे नहीं यार, तूने बताया ही नहीं कैसे। हाँ तो सुन, हम रूप बदलकर इस कसाईयों के बाजार में मीट बेचेंगे और वो मीट और किसी का नहीं, इन गांव वालों का ही होगा। अरे वाह, क्या धांसू प्लान है। मान गए गुरुजी तुम्हें। चलो फिर कसाई बाजार को भूतिया कसाई बाजार बनाते हैं। भूत अपने कुछ और दोस्तों को भी साथ में बुला लेता है और रात होते ही भूत अपने सभी दोस्तों से कहता है, चलो दोस्तों, अपना अपना रूप बदल लो। उसके बाद हम गांव के लोगों को मारकर अगले दिन बाजार में कसाई खाना खोलेंगे। भूत के सभी भूतिया दोस्त अपना अपना रूप बदल लेते हैं, जिसके बाद वो सभी गांव में शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। देखते ही देखते सभी भूत अपना एक एक शिकार ढूंढ कर उन्हें मार देते हैं। अब आएगा ना असली मजा। हमारी तैयारी पूरी है। बस कल का इंतजार है। काफी दिनों से हमने किसी को परेशान नहीं किया। कल देखना कितना मजा आएगा और उसके बाद देखना गांव वालों की क्या हालत हो जाएगी। सभी भूत सवेरे होते ही कसाई बाजार में अपनी दुकान लगा लेते हैं। तभी एक आदमी प्रमोद की दुकान पर आकर उससे कहता है, अरे भाई साहब, मीट कैसे दे रहे हो? दिखने में तो बिल्कुल ताजी लग रहा है। ताजी तो होगा ही, काट कर सीधा बेचने जो ले आया हूँ। प्रमोद उस आदमी को तुरंत मीट पैक करके दे देता है। वहीं दूसरी तरफ कैलाश की दुकान पर भी एक बूढ़ी औरत मीट लेने आती है। ओ भैया, ओ लल्ला, कैसन दिए हो मीट? अम्मा, मात्र 180 रुपए में तुम्हारे लिए है, आओ ले जाओ। तभी वो बूढ़ी औरत एक जोरदार थप्पड़ कैलाश के मुंह पर मारती है, जिसके बाद बूढ़ी औरत कैलाश से कहती है, अरे फ्री में थोड़ी ले रही हूँ, 180 रुपए दूंगी, तब जाकर तू मुझे ये ताजी मीट देगा। अरे अम्मा, तो इतनी सी बात पर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? तभी बूढ़ी औरत एक और थप्पड़ मारती है और कैलाश से कहती है, हैं? अब तू मुझसे जबान भी लड़ाएगा? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तभी वो बूढ़ी औरत अपनी चप्पल निकालती है और कैलाश के सिर पर बजाने लगती है। कैलाश के भूतिया दोस्त ये देखकर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं,
अरे अम्मा अम्मा बस करो, अरे क्या कर रही हो, मार ही डालोगी क्या बेचारे बच्चे को? अरे छोड़ दो अम्मा, क्या नागमणि ही लेकर जाएगी अब? आज हम इस ससुरे के नाती को नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे ही का। अरे ये बूढ़ी औरत क्या है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुलडोजर मेरे ऊपर चढ़ गया हो। अरे अम्मा क्या खाती हो तुम ऐसा? अरे ससुरे के नाती, हम तो का खाएंगे, यहाँ आओ जरा। कैलाश के सभी भूतिया साथी उसे उस बूढ़ी औरत से बचाते हैं, जिसके बाद मोहन उस बूढ़ी औरत को बहला फुसलाकर एक तरफ ले जाता है और उसे मार देता है, जिसके बाद वो उसका मीट अपनी दुकान में रख लेता है। ये लो, मैंने तो इस बूढ़ी औरत का किस्सा ही खत्म कर डाला, अब देखता हूँ कैसे फड़फड़ाती है। जो जो लोग भूतों से मीट लेकर जाते हैं वो सभी मीट को खाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं और उनका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। एक विमला नाम की औरत अपने पति को मीट परोसती है। ये लीजिए, मैंने बहुत ही प्यार से बनाया है आपके लिए, आपको बहुत पसंद है ना? अरे वाह डार्लिंग, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। लाओ जल्दी जल्दी दो, मैं आज सारा खत्म कर दूंगा। जैसे ही आनंद खाना शुरू करता है, खाते खाते उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वो एकदम से जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद उसका शरीर नीला पड़ जाता है और वो अपनी पत्नी विमला से कहता है, अरे अरे डायन कहीं की, तूने मेरे साथ धोखा किया, तूने मुझे जहर खिलाया है। देख देख मेरा शरीर नीला पड़ गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं मरने के बाद भूत बन जाऊंगा और तेरे को मार दूंगा। अजी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं आपको क्यों मारूंगी? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे जानास बेटी, पहले मेरे लिए डॉक्टर को बुलाकर लेकर आ। विमला तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती है, लेकिन डॉक्टर के चेक करने के बाद भी डॉक्टर आनंद का कुछ नहीं कर पाते, जिसके बाद विमला को कुछ समझ नहीं आता और वो यहाँ वहाँ सबसे मदद मांगने लगती है। तभी एक अघोरी बाबा उसके पास से गुजर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर विमला उनके पैरों में गिर जाती है और उनसे कहती है, बाबा बाबा मेरी मदद करो, मेरे पति बहुत संकट में हैं, उन्हें बचा लो बाबा, उन्हें बचा लो। अघोरी बाबा विमला की बात मानकर उसके साथ उसके घर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद आनंद की ये हालत देखकर अघोरी उसके ऊपर एक मंत्र पढ़ता है और पवित्र गंगा जल उसके मुंह में डाल देता है, जिसके बाद आनंद पहले की तरह ठीक हो जाता है और जैसे ही वो उठता है वो सबसे पहले अपनी पत्नी विमला को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। अरे मैं तो तुझे अपनी जान समझता था और तूने मेरी ही जान ले ली, अभी बताता हूँ तुझे। तभी अघोरी बाबा आनंद से कहता है, तुम्हारी पत्नी ने तो तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, जान लेने वाला तो कोई और ही है। तभी अघोरी बाबा अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं, जिसके बाद उनके सामने वो चारों भूत प्रकट हो जाते हैं। क्यों बुलाया है तूने तांत्रिक हमें यहाँ? तुम लोगों की वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली गई है, मेरी बात मानो, यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ, नहीं तो मुझे मजबूरन तुम्हारे साथ बहुत बुरा करना पड़ जाएगा। अगर हिम्मत है तो हमें यहाँ से भगा कर दिखा। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी वो भूत तांत्रिक की एक नहीं सुनते, जिसके बाद तांत्रिक को न चाहते हुए भी उन चारों के ऊपर मंत्रों के द्वारा पड़ी हुई भभूति और पवित्र गंगा जल छिड़कना पड़ता है, जिसके बाद वो चारों भूत अपने आप जलने लगते हैं और कसाई बाजार को भूतों से मुक्ति मिल जाती है। इंसानों को गुड़िया बनाने वाली चुड़ैल। जंगल में एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है कि तभी सामने से चुड़ैल आती है और अपने जादू से उसे गुड़िया बनाकर अपने साथ ले जाती है। ऐसे ही एक रात नंदिनी हॉल में किताब पढ़ रही होती है, तभी पीछे से उसे आवाज आती है, नंदिनी नंदिनी नंदिनी। तभी नंदिनी पीछे पलटकर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, जिसके बाद नंदिनी फिर से किताब पढ़ने लगती है। तभी एक और बार उसके कानों में आवाज आती है, नंदिनी नंदिनी। लेकिन इस बार वो आवाज काफी जोर जोर से आ रही होती है। तभी नंदिनी पीछे पलटकर देखती है तो वहां उसे एक चुड़ैल नजर आती है। चुड़ैल को देखकर नंदिनी बहुत ज्यादा डर जाती है, डर के मारे उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। तभी डरते हुए नंदिनी बोलती है, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। इतना बोलते ही चुड़ैल नंदिनी को भी अपनी जादू से गुड़िया बना देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। इस हादसे को कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक रात रुद्र और रजत बात करते हुए जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहे होते हैं। तभी रुद्र बोलता है, यार रजत,
रात के समय हमें जंगल में नहीं जाना चाहिए। मैंने सुना है रात के समय जंगल में बुरी आत्माएं भटकती हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। यार ये सब सिर्फ कहानियां हैं, आज के समय में आत्मा और भूत कुछ नहीं होते। तभी अचानक से उन दोनों के सामने चुड़ैल आकर कहती है, तो क्या मैं झूठ हूँ? चुड़ैल को देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और डर से दोनों थर थर कांपने लगते हैं। तभी अपने कंप कपाते होठों से रजत बोलता है, चुड़ैल, ये तो सचमुच की चुड़ैल है। चल भाग रजत यहाँ से, नहीं तो ये चुड़ैल हमें यहीं मार डालेगी। जिसके बाद दोनों वहां से भागने लगते हैं। उन दोनों को भागता देख चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दौड़कर उन्हें पकड़ लेती है और पटक पटक कर मारते हुए बोलती है, बहुत भगाया है तुम दोनों ने मुझे, अब देखो मैं कैसे तुम्हें कुत्ते की मौत मारती हूँ। इतना बोलते ही चुड़ैल उन दोनों का गला दबाकर उन्हें मार डालती है। ऐसे ही हर रात चुड़ैल गांव में लोगों को मारती या फिर उन्हें गुड़िया बनाकर अपने साथ ले जाती। ऐसे ही एक रात की बात है। उस रात डॉक्टर अवनी एक मरीज को देख के कार से अपने घर वापस जा रही होती है कि तभी उसे अपनी कार के पीछे की सीट पर एक लड़की घूंघट में बैठी दिखाई देती है। उसे देखकर अवनी बोलती है, कौन हो तुम और मेरी कार में क्या कर रही हो? अवनी के इतना बोलते ही चुड़ैल का घूंघट पीछे उड़ जाता है और वो हंसते हुए चुड़ैल बनकर बोलती है, मैं एक चुड़ैल हूँ और तुझे गुड़िया बनाने आई हूँ। चुड़ैल को देखकर पहले तो अवनी सहम जाती है, लेकिन हिम्मत करके बोलती है, तुम मुझे गुड़िया क्यों बनाना चाहती हो? तुम्हें ऐसा करके क्या मिलेगा? सुकून, खुशी जो तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया था और अब मैं तुम लोगों से छीन रही हूँ। किसने छीना था तुमसे तुम्हारी खुशियाँ? बताओ मुझे। तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, तो सुनो मेरी आप बीती। विलासपुर गांव में त्रिशिका अपनी 5 साल की बहन प्राची के साथ रहती थी। उनके माता पिता का 2 वर्ष पहले ही एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, जिसके बाद प्राची की जिम्मेदारी त्रिशिका के कंधों पर आ गई थी। जिम्मेदारियों को निभाने के लिए त्रिशिका खेतों में काम करने लगती है और उन्हीं पैसों से अपना घर का खर्चा चलाने लगती है। ऐसे ही एक शाम त्रिशिका प्राची के घर बाजार जाती है, जहां प्राची एक गुड़िया को देखकर बोलती है, दीदी दीदी, वो देखो, वो गुड़िया कितनी सुंदर है ना, आप मुझे वो गुड़िया दिला दो ना। प्राची, इस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तुम कुछ दिन रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें इससे भी अच्छी गुड़िया ला कर दूंगी। ठीक है दीदी, फिर मुझे ये गुड़िया नहीं चाहिए। जिसके बाद वो दोनों घर आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह त्रिशिका फिर से खेतों में काम करने के लिए चली जाती है और काम करके जब शाम को घर वापस लौट रही होती है, तभी उसे रास्ते में जमीन पर पड़ी एक गुड़िया दिखती है और त्रिशिका उसे हाथ में उठाकर बोलती है, कितनी सुंदर गुड़िया है ये, इसे ले जाकर मैं प्राची को दे दूंगी, वो खुश हो जाएगी। जिसके बाद त्रिशिका वो गुड़िया लेकर घर आती है और प्राची को दे देती है। गुड़िया देखकर प्राची बहुत खुश होती है और गुड़िया के साथ खेलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गांव का सबसे अमीर आदमी पुष्पेंद्र रॉय अपने 2 नौकरों भीमा और हरिया से बोलता है, मेरी तारा बेटी की गुड़िया किसी ने चोरी कर ली है, वो गुड़िया बहुत कीमती है, तुम दोनों जल्द से जल्द वो गुड़िया ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है मालिक। जिसके बाद भीमा और हरिया जाकर पूरे गांव में तारा की गुड़िया ढूंढने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि प्राची उस गुड़िया के साथ खेल रही है। ये देख वो दोनों उसके पास जाते हैं। बेटा, ये गुड़िया तुमने कहाँ से ली है? ये गुड़िया मेरी दीदी मेरे लिए लेकर आई है। इतना सुनते ही वो दोनों वहां से सीधा पुष्पेंद्र रॉय के पास जाते हैं और भीमा बोलता है, मालिक, हमने उस चोर को ढूंढ लिया, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे गांव की त्रिशिका है। उसी ने गुड़िया चोरी करके अपनी बहन को खेलने के लिए दी है। उस त्रिशिका ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? अब देखो मैं उसे कैसे गांव से निकालता हूँ। इतना बोलते ही पुष्पेंद्र रॉय भीमा और हरिया के साथ त्रिशिका के घर जाता है और शोर मचाता है। उसकी शोर से गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वालों, ये चोर है, इसने मेरी बेटी की गुड़िया को चुराया है। आज इसने गुड़िया चुराई है, कल इससे भी बड़ी चोरी करेगी। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये गुड़िया मुझे रास्ते में मिला था। लेकिन त्रिशिका की बातों पर किसी को भी यकीन नहीं होता और सभी मिलकर उसे मारते हुए गांव से निकालने लगते हैं। तभी त्रिशिका बोलती है, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, ये मेरे माता पिता का घर है। काफी मारपीट के बाद गांव वाले हार मान लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर एक रात त्रिशिका कुएं पर पानी भर रही होती है, तभी पुष्पेंद्र राय वहां पर आ जाता है
उस दिन तो तू बच गई, लेकिन आज नहीं बच पाएगी। इतना बोलते ही पुष्पेंद्र त्रिशिका के पेट में चाकू भोंककर उसे मार देता है। मैं बेकसूर थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझ पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर पहले तो मुझे गांव से निकालने की कोशिश की, और जब मैं नहीं निकली तो मुझे बेरहमी से मारकर मेरी बहन से अलग कर दिया। तभी से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और मैं लोगों को मारती हूँ या फिर उन्हें गुड़िया बनाकर अपने साथ ले जाती हूँ। चुड़ैल की आप बीती सुनकर अवनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। तुमने अपने बदले की भावना में आकर कई बेकसूर लोगों को मार डाला। अब तुम ही मुझे बताओ, जो तुम कर रही हो क्या वो सही है? मैं मानती हूँ जो रास्ता मैंने चुना वो गलत है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे कातिल पुष्पेंद्र अब भी आजाद घूम रहा है। मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगी और तुम्हारे कातिलों को सजा। जिसके बाद अवनी पुलिस को जाकर सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे पुष्पेंद्र ने त्रिशिका को मारा था। जिसके बाद पुलिस पुष्पेंद्र को पकड़ लेती है और कोर्ट उसे मौत की सजा सुनाता है। ये देख त्रिशिका की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और जाते हुए वो अवनी से बोलती है, तुमने मुझे मुक्ति दिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एक एहसान और करना, मेरी छोटी बहन प्राची का ख्याल रखना। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी, पढ़ा लिखा कर अपनी तरह एक डॉक्टर बनाऊंगी। अवनी के मुंह से इतना सुनते ही त्रिशिका की आत्मा वहां से चली जाती है। रूप बदलने वाली चुड़ैल। रात का समय था, घना अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था और उस अंधेरे में एक काफी घने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक कपल जिनकी नई शादी हुई थी, वो पूरा दिन का सफर करने के बाद वापस अपने घर की तरफ जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। अरे यार, पता नहीं ये बस कब आएगी और हम घर कब जाएंगे। रवि, आ जाएगी बस, तुम इतना हाइपर क्यों हो जाते हो? इतना हाइपर होना अच्छी बात नहीं है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी संजना को एक चुड़ैल देख लेती है। संजना को देख चुड़ैल खुद से बोलती है, आहा, ये लड़की कितनी सुंदर है। इसकी सुंदरता तो चांद की रोशनी को भी फेल कर रही है। क्यों ना मैं इसके अंदर ही समा जाऊं। अरे वाह चुड़ैल रानी, तुझे तो शाबाशी मिलनी चाहिए। आखिर तेरी पसंद सच में बहुत अच्छी है। तो चलो अब मैं इस लड़की को अपने कब्जे में कर लेती हूँ। चुड़ैल अब एक लड़की का रूप ले लेती है और लड़की के रूप में वो उन्हें दिखाई देती है। उस लड़की के लंबे काले घने बाल थे। उस लड़की को देख रवि उस लड़की से बोलता है, अरे बहन, इतनी रात को तुम अकेले कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि रात के समय लड़कियों का निकलना सही नहीं होता? उसकी बात सुनकर वो लड़की रुक जाती है और जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है वैसे ही उस लड़की के भेष में रवि को एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल को देख रवि और संजना दोनों ही डर जाते हैं कि तभी वो चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और हंसते हुए बोलती है, तुम लोगों ने मुझे रोककर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना कहकर वो चुड़ैल उन पर हमला कर देती है और इस तरह रवि बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब रवि को होश आता है तब वो खुद को रोड के किनारे बेहोश पड़ा मिलता है। वो जैसे ही उठता है वैसे ही अपनी पत्नी संजना को ढूंढने लगता है। संजना उसे उस पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश मिलती है। रवि उसे उठाता है और रिक्शा करके उसे अपने घर निकल जाता है। कुछ समय बाद संजना को भी होश आ जाता है। जैसे ही संजना को होश आता है वैसे ही रवि संजना से बोलता है, संजना तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं हम लोगों के साथ क्या हुआ था। वो रात में सच में कभी नहीं भूल सकता। पता नहीं आखिर वो लड़की कौन थी। रवि, अब उस लड़की को याद क्यों कर रहे हो तुम? रात गई बात गई। लेकिन संजना, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? तुम्हारी आवाज तो बहुत ही सुरीली थी। तुम्हें मेरी सुंदरता से मतलब है या मेरी आवाज से? संजना, ये तुम ऐसी अजीबोगरीब तरह की बातें कर रही हो। मेरी संजना मुझसे इस तरह कभी बात नहीं करती थी। तुम मेरी संजना नहीं हो। आखिर कौन हो तुम? उसकी बात सुनकर संजना खूब जोर जोर से हंसने लगती है। तूने सही पकड़ा, मैं तेरी संजना नहीं बल्कि मैं तो चुड़ैल रानी हूँ। मुझे तेरी बीवी बहुत ही सुंदर लगी, इसलिए मैंने तेरी पत्नी को अपने कब्जे में कर लिया और अब तूने मेरा सच जान लिया है तो तू भी नहीं बचेगा। इतना कहकर चुड़ैल संजना का शरीर छोड़ देती है। जिसके बाद चुड़ैल अपने दोनों हाथों को हवा में उठाती है, जिसके बाद वो खुद भी हवा में उड़ जाती है और उन दोनों के ऊपर अपने हाथों से जादू करते हुए वहां से गायब कर देती है और हंसते हुए बोलती है,
मुझे अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए और लोगों की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर और लोगों को अपने कैद में लूंगी। इतना कहकर और चुड़ैल भी वहां से गायब हो जाती है। और अब वो हर रात किसी न किसी का भेष बदलकर लोगों के घर में आती और उस घर के लोगों को गायब कर देती। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और वो चुड़ैल लोगों को वहां से गायब करती रही। एक रात की बात है, गांव का चौकीदार गांव में आवाज लगाते हुए इधर से उधर घूम रहा था। जागते रहो, जागते रहो, गांव में रूप बदलने वाली चुड़ैल घूम रही है। जागते रहो, अपने घरों में रहो और अपने सभी घर वालों का ध्यान रखो। चौकीदार इधर से उधर घूम ही रहा था कि तभी उसे चमकती हुई एक रोशनी दिखाई पड़ती है। वो रोशनी आसमान से धरती पर आती है और उस रोशनी से एक चुड़ैल निकल जाती है। उस चुड़ैल के बहुत ही लंबे बाल थे। वो चुड़ैल चौकीदार का रूप धारण करती है और चौकीदार की तरह गांव में इधर से उधर घूमती है। उस चुड़ैल को रूप बदलते हुए देख चौकीदार खुद से बोलता है, बाप रे बाप, ये रूप बदलने वाली चुड़ैल मेरे सामने ही है और इसने तो मेरा ही रूप ले लिया। मुझे इन गांव वालों के सामने जाकर इस रूप बदलने वाली चुड़ैल का सच बताना ही होगा। चौकीदार उस चुड़ैल का पीछा करने लगता है, जहां चौकीदार उसको एक बार फिर रूप बदलकर रघुनंदन के घर में घुसते हुए देख लेता है। चौकीदार चुपचाप गांव वालों को इकट्ठा करता है और गांव वालों को सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और दौड़ते हुए रघुनंदन के घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। कुछ समय बाद रघुनंदन की पत्नी दरवाजा खोलती है। सभी गांव वालों को अपने दरवाजे पर देख रघुनंदन की पत्नी रंजना बोलती है, अरे गांव वाले भैया, क्या हो गया? इतनी रात को मेरे घर पर आए हो? अरे रंजना भाभी, हम लोगों को शक है कि वो रूप बदलने वाली चुड़ैल आपके घर में आई हुई है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। मैं अपने घर की तलाशी लेने नहीं दूंगी। तुम लोग इतने दावे के साथ कैसे बोल सकते हो कि वो चुड़ैल इसी घर में है? रंजना गांव वालों से बहस कर ही रही थी कि तभी गांव वालों की नजर रंजना के पैरों पर पड़ जाती है। उसके पैर उल्टे होते हैं। ये देख गांव का एक आदमी हीरालाल चिल्लाते हुए बोलता है, उड़ी बाबा, रंजना भाभी चुड़ैल है, देखो उसके पैर भी उल्टे हैं। सभी गांव वाले हीरालाल की बात सुनकर रंजना के पैर की तरफ देखते हैं, जहां वो उसके पैर उल्टे दिखाई पड़ते हैं। सभी गांव वाले रंजना को अंदर की तरफ धक्का देते हुए उससे पूछते हैं, अरे चुड़ैल, आखिर तू यहाँ पर क्यों आई है और हम सभी को इस तरह क्यों परेशान कर रही है? साथ ही हमारे गांव वालों को कहाँ गायब कर रही है तू? रंजना अब एक भयानक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और वो गुस्से में बोलती है, तुम सभी गांव वालों को ये सच कभी नहीं पता चल पाएगा कि मैं लोगों को कहाँ कैद कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर दीनू को गुस्सा आ जाता है और वो उसके बालों को पकड़कर खींचने लगता है। जैसे ही वो उसके बालों को खींचता है, वैसे ही चुड़ैल तिलमिलाते हुए बोलती है, छोड़ दे मेरे बालों को, छोड़ दे। उसको इस तरह तड़पता हुआ देख हीरालाल अब समझ जाता है कि उसकी शक्तियां उसके बालों में ही हैं। इसलिए हीरालाल अपने हाथों में मशाल लिए चुड़ैल के पास आता है और उसके बालों में आग लगा देता है। चुड़ैल अब अपने बालों के साथ जलने लगती है और जलते हुए बोलती है, तुम सभी लोगों ने अच्छा नहीं किया। मेरे बालों को जलाकर मेरी शक्तियाँ अब खत्म हो जाएंगी, साथ ही मैं भी अपने बालों के साथ जल जाऊंगी। लेकिन याद रखना, जिस दिन मैं वापस आई उस दिन इस गांव को मैं तबाह कर दूंगी। चुड़ैल ये बोलते हुए जल जाती है और अब उस रूप बदलने वाली चुड़ैल से गांव वालों को मुक्ति मिल जाती है। जैसे वो चुड़ैल जलती है, वैसे ही गांव के सभी गायब व्यक्ति उसी के घर में एक जेल के अंदर गांव वालों को दिखाई देते हैं। गांव वाले अब उस जेल को तोड़ते हैं और अपने सभी गांव वालों को आजाद करवा देते हैं, जिसके बाद सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। एरोप्लेन वाली चुड़ैल और बच्चे अपनी क्लास में बैठे हुए थे, तभी उनकी टीचर पायल कहती है, बच्चों, आप सबके लिए गुड न्यूज है। उससे पहले ये बताओ कि आप किस किस में बैठकर घूमे हो आज तक? मैम, हम कार में, स्कूटर पर और मेट्रो में, ट्रेन में, ऑटो में, ऊंट पर, हाथी पर घूमे हैं अभी तक तो। क्या बाकी बच्चे भी इन सब पर बैठकर घूमे हैं? यस मैम। ओके, तो कोई एरोप्लेन में घूमा है बैठकर, जिसने ऊंचाइयों से नीचे का नजारा देखा हो? एनीवन? नो मैम, हम कभी नहीं बैठे। मैम, बस हमने आसपास में देखकर आज तक एरोप्लेन को सिर्फ टाटा बाय बाय किया है। सारे बच्चों ने एरोप्लेन को सिर्फ टाटा बाय बाय किया है।
मैं हूँ ना, आप सबके ग्रेड बहुत अच्छे आए हैं। पूरे स्कूल में मेरी क्लास के बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं, इसलिए मैं आप सबको एरोप्लेन के टूर पर ले जाना चाहती हूँ। आपको उसकी सैर कराना चाहती हूँ। तो सारे बच्चे रेडी हैं? पायल की ये बात सुनकर सभी बच्चे डेस्क पर हाथ मारकर चिल्ला कर कहते हैं, यस मैम, यस मैम, हम जाएंगे मैम, हम जाएंगे। हाँ मैम, हम भी जाएंगे। ओके, सारे बच्चे अच्छे से बैठो। ज्यादा परेशान किया तो कैंसिल कर दूंगी अभी एरोप्लेन ट्रिप। नो मैम, हम जाएंगे। हम सब चुपचाप बैठे हैं। सारे बच्चे चुपचाप बैठो और फिंगर ऑन योर लिप्स। तुम बच्चों को कितने अच्छे से हैंडल करती हो, इसीलिए इस ग्रेट ट्रिप पर तुम मॉनिटर हो और सब चीज हैंडल करोगी। ओके मैम। देखो कैसे कीर्ति की बच्ची मैम की चापलूसी करके ओके मैम कर रही है। 4 दिन बाद पायल परमिशन लेकर एयरपोर्ट पर बच्चों को लाती है और प्लेन में सबको सीट बेल्ट लगाकर बैठा देती है और कहती है, अच्छा, अब हम प्लेन में बैठ चुके हैं। कुछ देर बाद ये प्लेन चलेगा तो सभी बच्चे अपनी जगह पर चुपचाप बैठेंगे, कोई हिलेगा नहीं एंड नो शोर शराबा। ओके मैम। लेकिन हमें ना बहुत पेट में गुदगुदी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बटरफ्लाई उड़ रही है। और मैम, मेरी तो डर के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। लो मैम, इसको तो प्लेन में आते ही भूख लग गई है और कहती है कि डर लग रहा है। कीप क्वाइट, बहुत हो रहा है तुम बच्चों का। ज्यादा शैतानी की तो उसी बच्चे को प्लेन से उतार दूंगी अभी। पायल बच्चे को समझा ही रही थी कि इतने में प्लेन की एयर होस्टेस आकर कहती है, वेलकम टू आवर एयरलाइंस। मैं आशा करती हूँ आप सब और बच्चों के लिए ये एक यादगार सफर रहे। कृपया करके अपनी अपनी सीट की पेटी को बांध लीजिए। एरोप्लेन उड़ना शुरू हो गया है। ये अब तो हमारा हवाई जहाज उड़ेगा। ओए बल्ले, अब तो हम हवा में उड़ेंगे। वाओ! मडगास्कर खुले प्लेन में हिले डुले बिल्कुल नहीं रही। उछले हम बड़े मचल के पर डांट पड़ी जोर से। टिंग टिंग टिंगड़ा डा टिंग टिंग टिंगड़ा टिंग टिंग टिंगड़ा। रितु गाना गा ही रही थी कि अचानक से एरोप्लेन की सारी लाइट जलने बुझने लग गई। सभी बच्चे डर जाते हैं। तभी कीर्ति बोलती है, ये सारे बच्चे शोर क्यों मचा रहे हो? पागल हो गई क्या? एरोप्लेन से उतरकर देखना तुम्हें कितनी पनिशमेंट मिलेगी। बच्चे शोर मत मचाओ, ध्यान से बैठो। आप बहुत ऊपर की ऊंचाइयों पर हैं। आंटी, मुझे ना भूख लग रही है। आपके पास कुछ खाने को मिलेगा? मैंने टीवी में देखा है आप लोग उनको खाना लाकर देते हो। शांत बैठो, मैं अभी स्नैक्स लेकर आती हूँ। हैला, ये कुंदन तो बड़ा तेज है। इसने तो अपने लिए स्नैक्स भी मंगवा लिया। हाँ, बड़ा तेज है। हम भी मंगवाएंगे। कुछ देर बाद सभी बच्चे शोर मचाने लगते हैं कि उन्हें भी चाहिए। तभी एयर होस्टेस आंधी के साथ एक चुड़ैल रूप में आती है और एक बच्चे को हवा में उठाकर कहती है, बस बहुत हो गया। अगर अब किसी भी बच्चे ने शोर मचाया या कुछ मांगा तो उसे भी मैं इस तरह हवा में लटका दूंगी। मामा, एरोप्लेन में तो चुड़ैल आंटी है। ये एरोप्लेन वाली चुड़ैल आंटी हमें मार डालेगी। आय हाय, ये बच्चा कितना रो रहा है। कोई चुप कराओ इसे। मैंने बोला चुप कराओ। मेरे कान के पर्दे फट रहे हैं। और रो ऋतिक बेटा। मैम, ये ऐसे नहीं रोएगा क्योंकि मैं इसके सर पर 2 टपली बजाती हूँ। जहां एक तरफ चुड़ैल अपने कान बंद करके खड़ी थी, वहीं रितु ऋतिक के सर पर और मारती है, जिससे वो और तेज तेज रोने लगता है। तभी चुड़ैल से और बर्दाश्त नहीं होता। वो प्लेन के सारे बच्चों को अपने जादू से हवा में उठा देती है। अब करो, जो भी चिल्लाया उसको मैं इस प्लेन से नीचे फेंक दूंगी और कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम चींटी की तरह गिरोगे और मिट्टी में मिल जाओगे, दिखोगे भी नहीं किसी को। चुड़ैल जी, आप बच्चों के साथ ऐसा मत कीजिए। मासूम बच्चे हैं, एरोप्लेन घूमने आए थे मेरे साथ। प्लीज आप दुनिया घुमाने की टिकट मत काटो इनकी। बिल्कुल, अब कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। बड़ी देर से मैं चें मैं करे जा रहे हो तुम लोग। चुड़ैल के इतना कहते ही एक बच्चा अपने बैग से पेंसिल उठाकर चुड़ैल की आंख में मार देता है, जिससे चुड़ैल एक आंख पर हाथ रखकर मचलने लगती है। अरे बाप रे बाप, मर गई मैं। किसने मेरी आंख फोड़ दी? छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। जल्दी बताओ किसने ये किया है, किसकी हरकत है ये?
चुड़ैल सभी सीट के पास बैग चेक करती है तो उसे रोशन के पास बैग मिलता है। तभी चुड़ैल उस बच्चे को पटक देती है। बच्चा बेहोश हो जाता है तो पायल उसे संभालने आती है और कहती है, अरे कैसी निर्लज औरत हो तुम। तुम्हारे दिल में बच्चों के प्रति बिल्कुल भी दया भाव नहीं है। आखिर क्यों तुम इतने सारे बच्चों की जान के पीछे पड़ी हो? बोलो क्यों? मुझे लोगों से बदला चाहिए। जो उन्होंने मेरे साथ किया, इसका बदला लेकर ही रहूंगी। लोगों ने जो किया उसका बच्चों से क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। 1 साल पहले की बात है। मैं इस एरोप्लेन में एयर होस्टेस का काम बहुत टाइम से कर रही थी। मेरा सपना था एयर होस्टेस बनना, लेकिन फिर मेरी मुलाकात मोहन से हुई। फिर मुझे बेबी हुआ और कुछ टाइम मैं अपने बच्चे के साथ रही, लेकिन फिर एयरलाइन वालों ने मुझे बुला लिया। मेरा दिल तो नहीं था, लेकिन अपने बच्चे को उस दिन मुझे छोड़कर जाना ही पड़ा। और उसी दिन मेरा प्लेन आतंकवादियों ने हाईजैक कर दिया। किसी तरह मैंने एक एक करके सबको बचाया। मैंने उन आतंकवादियों के सर पर गन रखी थी और प्लेन लैंड करवाया। कोई होशियारी की तो ये बंदूक तुम्हारे भेजे में डाल दूंगी। हिलना मत, जल्दी करिए, सब प्लेन से उतर जाइए, जल्दी। सारे लोग प्लेन से उतर जाते हैं। तभी एक आतंकवादी उसे धक्का देकर 2-4 गोलियां मार देता है। तुमने मुझे क्यों मारा? कोई बचाओ, बचाओ मुझे। मेरा बच्चा मेरे बिना नहीं रह पाएगा। वो भी छोटा है। आज ही मैं उसे छोड़कर आई हूँ। हेल्प मी, हेल्प मी। मैं तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी भी इंसान ने मेरी वहां मदद नहीं की। तभी मैंने सोच लिया, इन लोगों ने मेरे बच्चे के लिए मुझे तड़पाया है। मैं इन लोगों को इनके बच्चों के लिए तरसा दूंगी। इतने टाइम बाद जब मैंने इतने सारे बच्चों को एयरपोर्ट पर देखा तो अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैं तैयार हो गई। ये गलत है। तुम ये कैसे कर सकती हो? तुम्हारे पास माँ का दिल है ना। इन बच्चों के बारे में सोचो। देखो ये बच्चे, इनमें से कितना खून निकल रहा है। यही अगर तुम्हारा छोटा बच्चा होता यहाँ तो क्या हुआ? सोच में डूब गई। जैसे तुम्हारे बच्चे के लिए तुम जरूरी हो, वैसे ही इन सारे बच्चों को भी माँ बाप चाहिए। कल को तुम्हारी बेटी को ये तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो सह पाओगी? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ, बच्चों के साथ बहुत गलत किया। लगता है अब मुझे चलना चाहिए। शुक्र है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सॉरी एरोप्लेन वाली चुड़ैल आंटी, मैंने आपको मारा। आप इतनी जल्दी मत जाओ। आप हमें एरोप्लेन की सैर तो करा दो। जरूर। बच्चे की बात सुनने के बाद चुड़ैल बच्चों को एरोप्लेन की सैर कराती है, उनके बारे में बताती है, जिसके बाद सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर चुड़ैल चली जाती है। गांव में चुड़ैल का नहाना। ज्वालापुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग पुरानी सोच से जुड़े हुए हैं। वहां अभी भी ऐसी काफी चीजें थी जो विकसित नहीं हुई थी। हालांकि आमतौर पर आसपास के गांव में स्नान घर, टॉयलेट, सड़कें, स्कूल आदि बन चुके थे, पर ज्वालापुर गांव में नहीं बना था। हमेशा की तरह उस गांव की औरतें सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने पहुंच जाया करती थी। ऐसे ही 5-6 औरतें स्नान कर ही रही थीं। अरे आज वो बीना नहीं आई क्या? वो सो रही होगी ना, इसलिए आई नहीं होगी। फिर क्या? कहने के बाद भी घोड़ी आई नहीं। वो तो अभी भी घोड़े बेचकर सो रही है। अरे क्या तुम भी बीना की बातें लेकर बैठ गए हो? अरे मजा करो ना। कितना मजा आ रहा है खुले में नहाने का। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खुले में ऐसे स्नान करना, पर क्या करें, मजबूरी है। कोई भरोसा नहीं है, कौन हमें कहाँ झाड़ियों से झांक रहे हो। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम दोनों जो भी कहो, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम शुरू से ही ऐसे स्नान करते हैं। गायत्री इतना कहती है कि एक कौवा उड़ता हुआ उसके सिर पर बीट करके चला जाता है। ये देखकर सरला, मंजू के साथ बाकी औरतें भी उस पर हंसने लगती हैं। ले और नहा ले खुले में। बड़ा पसंद है ना तुझे? मुझे बस इसीलिए ही नहीं पसंद। बिल्कुल मुझे भी नहीं पसंद। बिल्कुल मुझे भी नहीं पसंद। सभी औरतें नहाने में व्यस्त थीं कि गांव के बदमाश आदमी उन्हें छुपकर पेड़ के पीछे से देख रहे थे। अय्यो, अरे देखो देखो, गांव की औरतें कैसे नहा रही हैं। अरे ये स्त्रियां कितनी सुंदर होती है ना, संसार की सबसे अच्छी चीज है ये। अरे यार, यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हम थोड़ा आगे चलते हैं तो सही रहेगा, है? वो दोनों आगे आकर झाड़ियों में जैसे ही छुपते हैं कि उनकी आवाज से औरतें खबरदार हो जाती हैं और वहीं दोनों गुंडों को देख लेती हैं। तो सरला एक मग्गा उठाकर नंदू के सिर पर मारती है और कहती है, अरे निर्लज, पापी, दुष्ट आदमी,
शर्म नहीं आती? इसीलिए वो पाए से स्नान करता हुआ देख रहा है औरतों को। तुम्हारी तो जरूर शिकायत करनी पड़ेगी। वाह सरला, तूने ये करके बिल्कुल ठीक किया है। और मार इसे, आज तो इसकी खैर नहीं। चलो चलो, इन्हें मारने चलते हैं। ये बोलकर सभी औरतें तालाब से बाहर आकर गुंडों के पास जाती हैं और मारने लगती हैं। तभी दूसरा बदमाश दिलीप मंजू का हाथ पकड़कर कहता है, मेरे से होशियारी की तो बहुत बुरा होगा। अगर इतना ही है तो खुले में ना नहाया करो। जब तुम ऐसे करोगी तो यही होगा। वाह मेरे दिलीप साहब, क्या डायलॉग मारा आपने। अब इन औरतों की हेकड़ी निकालते हैं हम। देखो, अगर मंजू को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जाने मन, तुम बुरी नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। इन लोगों ने तो अपनी हद ही पार कर दी है। ये कहते ही नंदू भी चाकू लेकर गायत्री की गर्दन काटने वाला होता है। इतने में मौसम का रुख अचानक खराब हो जाता है। तेज बारिश होने लगती है और एक बवंडर के साथ चुड़ैल आती है, जो उस बवंडर में उन दोनों बदमाशों को मार डालती है, फिर फेंक कर चली जाती है। वहां की औरतों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये हुआ तो हुआ क्या। पर आखिर वो चुड़ैल कौन थी जो इन औरतों की मदद करके बवंडर सहित गायब हो जाती है? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगले दिन मंजू अपने पति सुरेश से कहती है, जो कि गांव का सरपंच भी था। सुरेश जी, आपको पता है कल कितना बड़ा हादसा होते होते रह गया। तो बदमाश हम औरतों को स्नान करते हुए देख रहे थे। उसके बाद जब हमने उनका विरोध किया तो उसने मेरी और गायत्री की गर्दन पर चाकू रख दिया। फिर अचानक एक बवंडर आया जिसमें वो दोनों मर गए। पता नहीं कैसे, लेकिन मेरी समस्या ये है कि आप गांव की औरतों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक स्नान घर क्यों नहीं बनवा देते? मंजू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बात समझ रहा हूँ मैं, लेकिन फिर गांव की हर औरतें यही बात करती रहेंगी, ऐसे कैसे चलेगा? तुम और जल्दी क्यों नहीं स्नान करके आ जाती हो? अजी, इससे ज्यादा और अंधेरे में गए तो कीड़े और जानवरों का डर रहता है। आप स्नान घर बनवा दीजिए, यही काफी होगा हम औरतों की सुरक्षा के लिए। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मुझे सोचने का समय दो। ये कहकर सुरेश अपनी पंचायत में चला जाता है। वहीं गांव की औरतें और लड़कियां नहाती हैं तो ये समस्या फिर से होती है। तभी वही चुड़ैल अपने सुंदर रूप धारण करके उसी नदी में नहा रही थी कि एक आदमी उसे देख लेता है। चुड़ैल उस आदमी को अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहती है, अरे ओ मेरे कन्हैया, दूर से क्या टुकर टुकर देख रहे हो? जरा मेरे पास आकर मेरे से रासलीला रचा लो। आओ ना, सोच क्यों रहे हो? तुम इतने प्यार से बुलाओगी तो आना तो पड़ेगा ही। ये बोलते ही वो आदमी रवीना की ओर आ जाता है। तभी चुड़ैल उसे पकड़कर अपने असली रूप में आ जाती है और उसे मार डालती है। क्या सोचा था, मेरे साथ तू फ्लर्ट करेगा? बना दी ना तेरी चटनी। इसी के लायक था तू। जो कोई भी लड़कियों या औरतों को इस तरीके से देखेगा उसकी तो मैं आंखें नोच लूंगी अब। ऐसे ही चुड़ैल रूपवती बनकर आदमियों को अपनी ओर आकर्षित करती थी और उनकी नियत देखकर उन्हें मार डालती थी। गांव में अब अचानक से एक एक करके आदमी गायब होने लगे। इस बात से चिंता करके सभी पत्नियां सरपंच से बात करती हैं तो वो कहता है, देखिए आप सभी चिंता मत कीजिए, मैं इस समस्या की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। सरपंच जी, जल्दी कुछ कीजिए। सरपंच पता लगाने के लिए सुबह सुबह टहल रहा था कि अचानक उसे चुड़ैल मिलती है, जो एक आदमी को आकर्षित करके फिर मार देती है। आखिर मैंने इसे भी मार ही दिया, कोई नहीं बचेगा, सबको मार डालूंगी। इसका मतलब ये सब एक चुड़ैल कर रही थी अब तक। ये बोलते ही सरपंच तांत्रिक के पास चला जाता है और चुड़ैल पर शक करते हुए उसे पकड़ने के लिए कहता है। सरपंच की बात सुनकर तांत्रिक उस चुड़ैल को अपनी शक्तियों से कैद कर लेता है। तभी झटपटाते हुए चुड़ैल कहती है, ए तांत्रिक, मुझसे मरना चाहता है क्या तू? क्यों तूने मुझे यहाँ कैद किया है? तुझे मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। मेरे सवालों का जवाब दे। क्यों तू गांव के लोगों को मारे जा रही है? जैसा करेंगे वो लोग वैसा ही तो भरेंगे। मतलब क्या है तुम्हारी बातों का? मतलब ये है कि इन गाँव वालों ने औरतों की सुरक्षा के लिए कोई चीज ही नहीं बनाई है। सभी औरतें सुबह जब तक स्नान करने के लिए जाती है, उसमें भी कुछ दरिंदे लोग वहां आकर औरतों को गलत निगाहों से देखते हैं। भला ये कहाँ तक सही है? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही घटा था। एक दिन मैं सुबह के समय स्नान करने गई थी। एक आदमी ने मेरे करीब आकर मुझसे बदतमीजी करी और जब मैंने भागना चाहा तो उसने मुझे मार डाला। अभी कुछ दिन पहले ही मैं स्नान कर रही थी, यहाँ तक कि सरपंच की पत्नी भी थी। वो तो उस दिन उनकी सुरक्षा मैंने करी, वरना वो दोनों गुंडे उन औरतों को गला काट कर मार डालते।
जो भी स्त्रियों को स्नान करते हुए देखता था मैं उन्हें मार डालती थी। और अगर तुम मुझे यहाँ से भगाने के लिए सोच रहे हो तो मैं तुझे बता दूं कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक इस गांव में हर एक घर में औरतों के लिए स्नान घर नहीं बन जाता। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और तुम बात भी ठीक कह रही हो। सरपंच जी, आपको इसकी बात माननी ही होगी। आपको स्नान घर बनवाने ही पड़ेंगे। ये औरतों की सुरक्षा की बात है। आसपास के बाकी गांव विकसित हो चुके हैं अब। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि इस गांव में स्नान घर हर घर में जरूर बनेगा, लेकिन उसके बाद तुम चली जाओगी। चुड़ैल उसकी बात मान जाती है। सरपंच भी अपना वादा पूरा कर लेता है, जिसके बाद चुड़ैल हमेशा के लिए वहां से चली जाती है।